हेलो फ्रेंड्स, आज से डी कोड आईएएस पे वेडनेसडे और फ्राइडे पे आप GS2 के क्वेश्चन एंड आंसर्स सीरीज़ को देख सकेंगे, पढ़ सकेंगे। इसके नोट्स भी आपको यहीं मिलेंगे, जो कि मेंस पे फोकस होगा। और यहाँ पे हम लोग पॉलिटी के स्टैटिक कुछ पोर्शंस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज से हमारे दिन का जो शुरुआत है, जिसमें हम लोग मेंस के क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं, इसके आज से शुरुआत करते हैं। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो फिस्कल फेडरलिज्म से है, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो सेडिशन लॉ से रिलेटेड है। ये जो सारे क्वेश्चंस फॉर्म करके आपके सामने सजेस्टिव आंसर्स या उसका स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ रखा जाएगा। ये सारे के सारे जो हैं आर बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स सेक्शन। तो इनके करंट अफेयर की डिस्कशंस की वीडियोस भी आपको आई बटन में मिल जाएंगे कि इससे रिलेटेड कौन से वीडियो में मैंने पहले करंट अफेयर्स को डिस्कस करते वक्त ऑलरेडी इसकी वीडियो है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है नंबर 1, अ फेडरल स्ट्रक्चर with greater economic power to the states will allow the center to focus more on its external threats instead of internal dissensions. Do you agree to this statement? Discuss. इस क्वेश्चन का सिंपल मतलब यह है कि मान लीजिए आपका एक परिवार है, उस परिवार में हेड ऑफ द फैमिली जो होता है, इसको अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स को, अलग अलग सर्वाइवल टेक्निक्स को यूज करके अपने परिवार को बचाना होता है फ्रॉम द एक्सटर्नल थ्रेट्स। लेकिन वो इन सबसे तभी लड़ सकता है जब उसके घर के अंदर शांति हो। तो यहां पे कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि हमारा जो ये विशाल भारतवर्ष है, इस भारत के अंदर जितने भी बाहरी शक्तियां, बाहरी थ्रेट्स हैं, उसको हमारा देश बखूबी तरीके से लड़ सकता है, प्रोवाइडेड हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने इंटरनल प्रॉब्लम से मुक्त हो। और सेंटर और स्टेट्स के बीच में टेंशन, डिसकोहेशन, डिसेंशंस का कारण बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उनमें से एक इंपॉर्टेंट कारण होता है इकोनॉमिक पावर या इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है, या रिसोर्सेज की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो अगर ढंग से ना होगी तो फिर ये समस्या आएंगी। ठीक है, तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में हमारा कोर ऑफ द क्वेश्चन क्या है? इसमें कोर ऑफ द क्वेश्चन है, द कोर है फिस्कल फेडरलिज्म। ये आपका इंट्रो होना चाहिए। क्या है ये? इट इज अ फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स. It deals with the division of governmental functions and financial relations among levels or different levels of the government. ठीक है? In India, the direct taxes, income tax एक example है direct tax का. In India, the direct taxes goes entirely to the center. डायरेक्ट टैक्सेस जो होता है वो सिर्फ सेंटर के पास जाता है, और उसके बाद द स्टेट गवर्नमेंट्स गेट्स फंड्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन. दैट्स द वर्ड, रिकमेंडेशन. सेंट्रल गवर्नमेंट बाध्य नहीं है फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन को सुनने का, लेकिन फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे स्टेट्स को पैसा मिलता है। फाइनेंस कमीशन का ये काम आर्टिकल 280 में दिया गया है। प्रॉब्लम क्या होती है? दो इट इज बेस्ड ऑन अ फॉर्मूला मतलब रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला भले भी है, लेकिन बट ऑफन पॉलिटिक्स इंटरवीन्स and thus some states gets more funds as compared to the others. और ये जो प्रॉब्लम है, ये बन जाता है the bone of contention. It is like a fraud on the Indian value based constitution. क्यों हम एक स्टेट को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे over the above when it comes to the distribution of resources? Distribution of resources अगर गलत तरीके से होगा, अगर lopsided होगा, तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। ठीक है, यहां पे कॉन्टेक्स्ट की बात हम लोग शुरू करेंगे जब हम लोग बॉडी लिखेंगे। आफ्टर द 15th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सपोज टू डिस्ट्रीब्यूट 41% ऑफ इट्स ग्रॉस रेवेन्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट्स. अपना जो भी वो लोग कमाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी उनका रेवेन्यू जनरेट करते हैं, कमाते हैं, उसका 41% स्टेट्स को देना पड़ेगा, ऐसा 15th कमीशन कहती है। और ये 15th एफसी या फाइनेंस कमीशन के इस रिकमेंडेशन में जो 41% लिखा हुआ है, ये पिछले साल 42% था, मतलब एक साल 1% कम कर दिया गया है। और वो इसलिए कम कर दिया गया है क्योंकि जम्मू कश्मीर जो पहले स्टेट हुआ करता था, दैट हैज बीन रिड्यूस्ड टू अ यूनियन टेरिटरी. That's the logic. ठीक है, अब इसके बाद आपने कुछ लिखना है कि क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है आज की प्रेजेंट टैक्स सिस्टम की जो शेयरिंग मैकेनिज्म है, इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, आपको ये लिखना है कायदे से। उसके बाद सजेशन देना है या आप अपना ओपिनियन देंगे। जैसे अगर हमने ज्यादा इकोनॉमिक पावर दिया स्टेट्स को, तो क्या होगा? वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट पे कम डिपेंडेंट रहेंगे, जैसे यूएसए है, जैसे स्विट्जरलैंड है। ठीक है, कम डिपेंडेंट रहेंगे। दूसरी तरफ जो ट्रांजिशंस होती हैं, ट्रांजिशन मतलब पुअर स्टेट्स जो हैं, उनके पास वक्त मिलेगा कि वो अपने आप को मतलब एक पुअर स्टेट से कम पुअर, और उसके बाद फिर स्लोली डेवलप या डेवलपिंग कंडीशन में वो लोग पहुंच जाए। तो यानी कि अगर हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस प्रोवाइड करते हैं अपने स्टेट्स के अंदर, तो उनको हम आत्मनिर्भर काइंड ऑफ बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन समस्या क्या है? समस्या चैलेंजेस में। चलिए इस चैलेंजेस को एक बार जान लेते हैं। चैलेंजेस क्या क्या है? सबसे पहले, यूजुअली द सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट मीट इवन द 41% ऑफ इट्स टारगेट. Various states either file petitions or come into conflict with the central government on this issue. पैसे नहीं दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट. More economic power is being given to the central government under the constitution.
तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये नहीं कभी सोचा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट बायस्ड हो जाएगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बायस हो जा रही है व्हेन इट कम्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके वजह से रीजनल डिस्पैरिटी हो रही है। फॉर एग्जांपल, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटका, तमिलनाडु और गुजरात, ये ऐसे 5 स्टेट्स हैं जो भारत सरकार के टैक्स रेवेन्यू में 72% उनका कंट्रीब्यूशन रहता है, जबकि उनको मिलता है एक मिनिस्क्यूल शेयर ऑफ रेवेन्यू जब उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है। तो ये जो डिस्पैरिटी है, ये इसके वजह से भी सेंट्रल और स्टेट के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, फिस्कल रिलेशन या फिस्कल फेडरलिज्म अच्छा नहीं है। एक रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर फॉर्मूला होना चाहिए और उसकी इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, जो नहीं हो पा रही है। पॉपुलेशन फैक्टर, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको फुलफिल करना चाहिए, लेकिन इसके नुकसान क्या है? इसके नुकसान ये है कि जिस स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन है उस स्टेट को ज्यादा पैसा मिल रहा है, जबकि एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ अगर ये लोगों को पता चल जाए कि ज्यादा पॉपुलेशन से ज्यादा पैसा आएंगे, तो ये जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की, कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन वाला जो इनका कैंपेन चलता है, ये फेल हो जा रहा है। ये कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्टरी है। क्रॉस सब्सिडी की जरूरत है, लेकिन इसको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। क्रॉस सब्सिडी का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि अगर हमने कहा कि अगर आपने अपना पॉपुलेशन को कंट्रोल किया तो हम आपको, मान लीजिए आपने 2% पॉपुलेशन कंट्रोल किया तो हम आपको 2% एक्स्ट्रा रेवेन्यू देंगे। तो अगर इस तरीके की मैकेनिज्म होगी तो स्टेट्स के अंदर एक इंसेंटिव क्रिएट होगा कि उनको अपना पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, या फॉर दैट मैटर किसी भी तरीके का चीजों को कंट्रोल करना, सो दैट हमको और ज्यादा रेवेन्यू मिले। इन द सेंस, मान लीजिए हमने कहा कि आपके यहाँ पे एजुकेशन लेवल को अगर बढ़ाया जाए तो आपको इतना % ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। अगर आपने हेल्थ सेक्टर में बेहतर काम किया तो आपको यहाँ पर रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा। तो मतलब क्रॉस सेक्शंस में अगर आपने बेहतर किया तो आपको रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा। तो ये जो लिंक कर दिया है हमने एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन के साथ, इससे स्टेट्स को इंसेंटिव मिलती है, लेकिन ये भी ढंग से हो नहीं रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ स्टेट्स ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, वो बेहतर काम कर रहे हैं, तो वो उन इंसेंटिव्स को ले पा रहे हैं, और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं, जिनके ऊपर कभी काम नहीं हुआ है, वो इन इंसेंटिव्स को ले ही नहीं पा रहे। तो अगेन इट्स अ लॉपसाइडेड डेवलपमेंटल मॉडल। इसके अलावा जो सेस होता है, जो भारत सरकार सेस लेती है, ये सेस जो है वो बिल्कुल भी शेयर नहीं किया जाता स्टेट गवर्नमेंट के साथ। तो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स है, आपको इन पे थोड़ा सा विस्तार रूप से लिखना है, और इसके बाद आपको एक कंक्लूजन देना है कि जो ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन फेडरल स्ट्रक्चर के लिए जरूरी है, और यही ट्रांजिशन, यही फेडरल स्ट्रक्चर विल अलाउ द सेंट्रल टू फोकस ऑन एक्सटर्नल थ्रेट्स रादर देन इन्वॉल्व इन द इंटरनल डिसीजंस। ठीक है, तो ये आपने आंसर इस तरीके से लिखना है। ठीक है, अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो सेडिशन लॉ पे है। क्या कहा जा रहा है? डिलिबरेट अपॉन द नीड फॉर द रिव्यू ऑफ केदारनाथ जजमेंट विच अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेडिशन लॉ इन इंडिया। बॉडी या स्ट्रक्चर कैसा रहेगा आंसर का? सबसे पहले आपने इंट्रो देना है, जिसमें आप बताएंगे कि सेडिशन लॉ है क्या, सेडिशन क्या होता है। दूसरे में आपने बॉडी लिखना है, उसमें आपको बताना है कि केदारनाथ केस में क्या हुआ था, उसके अंदर क्या क्या लूप होल्स है या क्या क्या जरूरतें हैं उसको रिव्यू करने की। और तीसरा जो अल्टीमेट है, जो विनोद दुआ का केस है, जो 2021 का लेटेस्ट केस है, वो आपको लेटेस्ट पोजीशन बताना है, और फिर आपने अपना कंक्लूजन देना है, व्हिच इज इन द थर्ड स्टेज। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेंगे कि सेडिशन लॉ क्या होता है। सेडिशन लॉज जो हैं वर एनैक्टेड इन द 17th century by the England when lawmakers believed that only good opinion about the government should survive and bad opinion should be detrimental to the government। तो ये एक sort of आप कह लो एंटी डेमोक्रेटिक था। ये किसी भी तरीके के डिसेंट को अलाउ नहीं करते थे। एक तरह से देखा जाए तो ये एक अनडेमोक्रेटिक सोसाइटी का गठन करने के लिए बनाया गया था। This sentiment of the law was borrowed and inserted later on in the IPC by the Britishers under section 124 capital A। अब ये केदारनाथ जजमेंट जो आया, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ सेडिशन। इट अटेम्प्टेड टू रेस्ट्रिक्ट इट्स स्कोप फॉर मिसयूज। इसने इसको वैलिड भी बताया, लेकिन इसके मिसयूज ना हो उसके लिए भी काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए। The court held that unless accompanied by incitement or call for violence, criticism of the government cannot be labeled as sedition। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 1962 में कुछ 7 प्रिंसिपल्स ऐसे दिए जिससे वो कुछ ऐसे स्पेसिफिक सिचुएशंस बताएंगे जिसमें सेडिशन के चार्जेस नहीं लग सकते हैं। यानी कि इसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में करने की कोशिश की, इसको नैरो डाउन करने की कोशिश की कि कब कब सेडिशन का चार्ज लग सकता है, कब कब नहीं लग सकता। लेकिन सेडिशन लॉ को अनलॉफुल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बताया। लेकिन इसमें आज हमें रिफॉर्म की जरूरत है, आज हमें इसमें रिव्यू की जरूरत है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला कुछ पुराने केसेस आप देख लीजिए। बोंगोबाशी केस ऑफ 1891, बाल गंगाधर तिलक केस 1897, महात्मा गांधी केस 1922, इन सब में सेडिशन का चार्ज लग गया था। सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू है इन केदारनाथ इज कंसिस्टेंटली बीइंग इग्नोर्ड। इसके जो रिस्ट्रिक्शंस थे या इसकी जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, इसको एब्सोल्युटली डिनाई किया गया है व्हेनेवर इट हैज बीन अप्लाइड। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा था कि ये पर्टिकुलर हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो इसके मिसयूज को रिस्ट्रिक्ट करती है, उन प्रिंसिपल्स को कभी फुलफिल नहीं किया गया है। सिटीजंस ऑफ ऑल एज ग्रुप्स हैव बीन चार्ज्ड विद सेडिशन इवन फॉर क्रिटिसाइजिंग दी गवर्नमेंट अथॉरिटीज। आप इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कन्हैया का जो केस था, सेडिशन का चार्ज लगा था, देशद्रोह कह दिया गया था। इनफैक्ट सेक्शन 124 कैपिटल ए इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19(1)(a ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमारे फंडामेंटल राइट के भी खिलाफ चला जाता है। इसीलिए सेक्शन 124 कैपिटल ए इज नॉट अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, हाउएवर इट वाज। अगर इसको सिर्फ एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की तरह इस्तेमाल किया जाता तो ये सही था, लेकिन इसको अल्टीमेटली एक सेपरेट सा क्राइम बना दिया गया। इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में नहीं रखा गया जब इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों ने अडॉप्ट किया था।
कहने का मतलब ये कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया जा रहा था तब उनके हमारे पास स्कोप था कि 124 कैपिटल ए को रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के तौर पे यूज किया जाए, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि सेक्शन 124 कैपिटल ए इज नॉट अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। यही अल्टीमेटली सिचुएशन बनी रही। अगर हम इस नेक्स्ट स्लाइड में जाएं तो हम देख सकेंगे कि इसका अल्टीमेट जो है सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था। कोर्ट अडॉप्टेड द reasoning given by the federal court in Niharendu Datta Majumdar versus Emperor 1942, in which it was held that the gist of the offense of sedition is a public disorder or a reasonable apprehension of public disorder। ठीक है, ये अल्टीमेटली माना गया, लेकिन हमें क्या करना है, हमें कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में हमें क्या लिखना है? अब जो थर्ड स्टेज है, सेडिशन इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑन द अदर हैंड द मिसयूज ऑफ दिस प्रोविजन विल हैम्पर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो ये दो मुखी तलवार है, अगर गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो हमारा नुकसान है, सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो देश का फायदा है। People have the right to criticize the government, which is a part and parcel of democracy, जिसको हम लोग dissent कहते हैं। Hence, the law of sedition which penalizes people for criticizing the government should be declared unconstitutional, and that's the end of the story। यही आपने लिखना है while concluding your answer। तो दिस इज हाउ यू नीड टू राइट क्वेश्चन एंड आंसर्स। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन आंसर सीरीज की समझ में आ रही है। हम लोग अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें।